हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। कैसी चल रही हैं आपकी तैयारियां। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम समाजशास्त्र की सेकंड पेपर में यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड चैप्टर है संरचना, जिसके अंतर्गत प्रकार्यवाद एवं संरचनावाद आता है, इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें 5 थिंकर आएंगे आपके। पहला आएगा कि संरचना क्या है, संरचनावाद क्या है, प्रकार्यवाद क्या है। 5 थिंकर कौन कौन से हैं, तो ब्रोनिस्लो मैलिनोवस्की हैं पहले, तो दूसरे अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन हैं, फिर आते हैं पार्सन्स, मर्टन और लेवी स्ट्रॉस। इस तरीके से 5 थिंकर को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले संरचना क्या है। संरचना बनावट या ढांचा होता है। संरचना बनावट होती है, तो यह एक प्रकार का प्रतिमान या मॉडल होता है। संरचना क्या होती है, बनावट या ढांचा। जिस तरीके से शरीर की संरचना होती है या भवन की संरचना, तो ये संरचना क्या होती है, बनावट होती है, ढांचा होती है। यह एक प्रकार का प्रतिमान होता है या मॉडल होता है। संरचना हो गई। प्रकार्यवाद क्या है। प्रकार्यवाद वैज्ञानिक अवधारणा के रूप में दुर्खीम ने प्रस्तुत किया था। सबसे पहले दुर्खीम ने इसकी वैज्ञानिक अवधारणा दी थी प्रकार्यवाद की। व्यवस्थित रूप से अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री जगत में फैलाने का श्रेय 2 ब्रिटिश मानवशास्त्री थे, एक मैलिनोवस्की और दूसरे थे रेडक्लिफ ब्राउन। तो इन दोनों को जाता है। सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था प्रकार्यवाद का। सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था 1893 में। ठीक है, तो वैज्ञानिक अवधारणा किसकी हो गई, दुर्खीम की। मैलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया और सर्वप्रथम प्रयोग 1893 में हुआ था। प्रकार्यवाद क्या है। प्रकार्यवाद का अर्थ होता है क्या, परिणाम। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने प्रकार्यवाद को अलग अलग रूप में वर्णित किया है। ठीक है, तो ये प्रकार्यवाद की कुछ परिभाषाएं हैं। प्रकार्यवाद की परिभाषा में सबसे पहले आते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। तो रेडक्लिफ ब्राउन जो है, प्रकार्य एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण को दिया जाने वाला योगदान है जिसका कि वह एक भाग है। ये किसने बोला है, रेडक्लिफ ब्राउन ने बोला है। आंशिक क्रिया बोला है इसको। आंशिक क्रिया बोला है किसी एक संपूर्ण क्रिया, मान के चलो ये एक पूरी क्रिया है, संपूर्ण क्रिया, जिसमें आपने अगर इतना सा भाग भी योगदान दिया है तो ये आपका प्रकार्य हो गया। तो संपूर्ण क्रिया में आंशिक क्रिया का योगदान ही क्या है, प्रकार्य है। ये किसने बोला है, रेडक्लिफ ब्राउन ने बोला है। ये परिभाषा हमें याद करनी है। नेक्स्ट दुर्खीम ने बोला है कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति जिन गतिविधियों द्वारा होती है उन्हें ही प्रकार्य कहते हैं। तो प्रकार्य को इन्होंने आवश्यकता पूर्ति का साधन बता दिया। ठीक है, दुर्खीम ने क्या बोला है, प्रकार्य क्या है, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। ठीक है, दुर्खीम हो गए और ब्राउन हो गए। इनकी परिभाषा हमने याद कर ली। कुछ और समाजशास्त्री हैं जिन्होंने प्रकारवाद को वर्णित किया है। मैलिनोवस्की कहते हैं कि प्रकारवाद को व्यक्तिवादी प्रकार बोला, मतलब व्यक्ति जो कार्य कर रहा है ना, वो ही प्रकार्यवाद हैं। तो अलग अलग समाजशास्त्रियों के अलग अलग तर्क थे प्रकार्यवाद को लेकर। ठीक है, अब वो विशेषताएं पढ़ते हैं हम प्रकार्यवाद की। तो मैंने ये इम्पोर्टेंट लिख ली हैं, जो थोड़ी इम्पोर्टेंट थी वो परिभाषाएं लिख दी हैं। उसके बाद विशेषताएं आती हैं आपकी। विशेषताओं में क्या है कि सामाजिक संरचना का निर्माण करने की इकाई ही प्रकार कहलाती है। ठीक है, समाज द्वारा अपेक्षित कार्य को ही प्रकार कहते हैं। मतलब समाज जो अच्छा कार्य कर रही है, अपेक्षित कार्य, उसका कर्तव्य है जिस चीज़ को करने का, वो अपेक्षित कार्य क्या हो जाएगा, प्रकार हो जाएगा। कोई ना कोई उद्देश्य इसका अवश्य होता है प्रकार का। ठीक है, और समस्त क्रियाओं का योग प्रकार्य कहलाता है। यह गतिशील अवधारणा है। प्रकार की अवधारणा कैसी है, गतिशील है। प्रकारों की कोई संख्या तय नहीं होती है और ये अमूर्त होते हैं। मतलब एक अवधारणा जो है इसकी जटिल है, थोड़ी देर से समझ में आती है क्योंकि ये दिखाई नहीं देती, अमूर्त होती हैं। और अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसको अलग अलग माना है, इसलिए ये समस्त क्रियाओं का भी योग है। ठीक है, उसके प्रकार अब आते हैं हम संरचनावाद पे।
तो संरचनावाद क्या है कि एक बौद्धिक आंदोलन है। संरचनावाद क्या है? एक बौद्धिक आंदोलन है। संरचनावाद जो है ना वो एक माध्यम है या विश्लेषण करने की विधि है। संरचना मतलब स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि माध्यम या विश्लेषण करने की विधि। ठीक है। और ये संरचनावाद जो होता है ना क्रमबद्ध रूप से अध्ययन और विश्लेषण करने में आवश्यक होता है। ठीक है। तो ये एक बौद्धिक आंदोलन है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, दुर्खी, मार्क्स जो हैं, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने इसको अलग अलग प्रकार से वर्णित किया है। ठीक है। फिर इन्होंने इस पर प्रकाश डाला है। फिर भाषा और विचार ही सामाजिक संरचना है। तो भाषा और विचार ही कैसी है? सामाजिक संरचना है। वास्तव में क्या है संरचनावाद? समाज शास्त्रीय संरचना की सामाजिक अंतःक्रिया है और संबंधों को परिभाषित करना ही संरचनावाद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम संरचनावाद की परिभाषाओं पे। तो ये दुर्खी, मार्क्स, लेड इन्होंने परिभाषित किया है इनको। ये अवधारणा दी हैं कुछ, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको भी छोड़ना है। सब विशेषताएं पढ़ते हैं हम संरचनावाद की। ये टॉपिक जो था थोड़ा ऐसा है कि समझ नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में PDF बना के भेजा आपको, ताकि आपको अच्छे से पढ़ के समझ में आ जाए। तो संरचनावाद की कुछ विशेषताएं हैं। संरचनावाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। संरचनावाद मानव विज्ञान की एक पद्धति है। तो इसको मानव विज्ञान की पद्धति माना है। संकेत विज्ञान और सहजता से परस्पर संबंध भागों की एक पद्धति के अनुसार तथ्यों का विश्लेषण करने का प्रयास करती है। तो ये तथ्यों का विश्लेषण करती है। मानववादी संरचनावादी विश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और सामाजिक संरचना अवशेष और अवसरों की अधिक स्पष्ट तौर पर सांस्कृतिक मानदंड या व्यक्तिपरक चीज़ों की तुलना में मानव व्यवहार पर अधिक, तो मानव के व्यवहार पर अधिक प्रभाव डालता है। ये इसकी ये विशेषताएं हो गई। इसके बाद विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार प्रकारवाद एवं संरचना। तो अलग अलग समाजशास्त्री हैं जिन्होंने संरचना को अलग अलग रूप में वर्णित किया है, प्रकार को अलग अलग रूप में वर्णित किया है। तो मैलिनोवस्की, ब्राउन, मर्टन, स्ट्रॉस और पार्सन्स, इनकी हम प्रकारवाद पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं ब्रोनिस्लो मैलिनोवस्की का प्रकारवाद। ठीक है। तो मैलिनोवस्की एक प्रमुख पॉलिश मानवशास्त्री थे। इनका हमें इधर से कुछ नहीं करना है जीवन, बस यहाँ इनके अनुसार क्या है प्रकारवाद ये करते हैं हम। तो मैलिनोवस्की के अनुसार क्या है, प्रत्येक प्रकार की सभ्यता में प्रत्येक प्रथा, भौतिक वस्तु, विचार और विश्वास कुछ महत्वपूर्ण प्रकारपूर्ण करते हैं। ठीक है। तो इन्होंने किस किस को माना है? सभ्यता में प्रथा को माना है, भौतिक वस्तुएं जो दिखाई दे रही हैं उनको, विचार को या विश्वास को ही प्रकार माना है। ठीक है। फिर 3 स्तर पर सामाजिक संरचनावादी व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था और जैविक व्यवस्था के साथ सम्मिलित होता है। प्रकार के इन्होंने 3 स्तरों में सामाजिक संरचनावादी व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था और जैविक व्यवस्था के साथ सम्मिलित होती हैं, ऐसा इन्होंने सोपानिक क्रम बताया है इसका। ठीक है। उसके बाद AGI-L मॉडल इनका था, इसका विकास किया था। ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। फिर इनके द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखता है, क्योंकि इन्होंने वस्तुओं, भौतिक वस्तुओं को और प्रथाओं को, विचारों, विश्वासों, इन सबको माना, इसलिए शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अस्तित्व को प्रकार के द्वारा वर्णित किया जा सकता है। और ये क्या है, प्रकारवाद को निरपेक्ष प्रकारवाद कहा है इन्होंने। मालिनोवस्की का जो प्रकारवाद है इसको इन्होंने निरपेक्ष प्रकारवाद बोला है। ठीक है। सांस्कृतिक प्रकार एवं आधारभूत आवश्यकताएं।
तो मैलिनोवस्की ने उद्विकासवाद, प्रसारवाद, ऐतिहासिकतावाद के विरोध में अपने सांस्कृतिक प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। इन्होंने एक आवश्यकता का सिद्धांत दिया है, क्योंकि इसके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसलिए इन्होंने आवश्यकताओं का सिद्धांत बोला है। ठीक है, आधारभूत आवश्यकताएं इन्होंने बताई हैं कितनी? 7। क्या क्या है? 7 कि शरीर, पोषण, भोजन, प्रजनन, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि और स्वास्थ्य। ये कौन सी आवश्यकता हुई? आधारभूत आवश्यकता। और ये सब काय में वर्णित हैं? प्रकारवाद में, क्योंकि ये मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं। तो आवश्यकता सिद्धांत हो गया इस तरीके से। फिर प्रत्येक समाज में इन सांस्कृतिक तत्वों के प्रकार और स्वरूप भिन्न भिन्न होते हैं। तो कोई सा समाज प्रकार को अलग मान रहा है और दूसरा अलग मान रहा है, तो इनके स्वरूपों में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, प्रकार के महत्व बताते हैं। सांस्कृतिक प्रकार का महत्व क्या है? तो मैलिनोवस्की का विश्वास है कि संस्कृति का कोई भी तत्व, अंग या इकाई ऐसी नहीं हो सकती जो कुछ भी काम ना देती हो, क्योंकि इन्होंने समस्त संस्कृति की वस्तुओं को, प्रथाओं को, विचारों को, विश्वासों को, सबको माना है प्रकार, इसलिए कोई ना कोई तत्व तो संस्कृति में योगदान देगा ही। तो इन्होंने सबको ही प्रकार में योगदान के लिए बोला है, और इन्होंने किसी भी वस्तु को प्रकारहीन नहीं बोला है। तो इसका महत्व हो जाएगा ये प्रकार का। ठीक है, दूसरी बात क्या है? संस्कृति के प्रत्येक तत्व का प्रत्येक दूसरे तत्व के साथ आंतरिक और प्रकारात्मक संबंध होता है। एक वस्तु दूसरी वस्तु से किसी न किसी रूप में जुड़ी होती है, संस्कृति से आंतरिक जुड़ी हो चाहे बाह्य रूप से जुड़ी हो, तो वो प्रकार में सहयोग दे रही है, उससे संबंधित है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप ये असंख्य सांस्कृतिक तत्व एक दूसरे से पृथक नहीं है, बल्कि एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, तो इन्होंने मैलिनोवस्की ने क्या बोला? प्रत्येक इकाई द्वारा किया जाने वाला प्रकार संस्कृति के संगठन का प्रधान कारण क्या है? उस संस्कृति की प्रत्येक इकाई द्वारा किया जाने वाला कार्य, क्योंकि हर इकाई यहाँ पर क्या कर रही है? कार्य कर रही है, चाहे वो किसी भी रूप में, उसको इन्होंने प्रकार माना है। इस प्रकार हमारा मैलिनोवस्की का प्रकार हो जाता है, लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। दोष क्या हैं? दोष ये हैं कि आवश्यकता और इच्छाओं का इन्होंने एक बंडल मान लिया प्रकारों को, क्योंकि इन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था जिसमें 7 आधारभूत आवश्यकताएं बताई थी, तो इन्होंने आवश्यकता और इच्छाओं का एक बंडल मान लिया मनुष्य को। इस दृष्टिकोण को स्वीकार करना मानव की उच्चतर भावना और आदर्शों की अवहेलना करना है। मतलब इससे मानव की उच्चतर भावना और आदर्शों की अवहेलना होती है। ठीक है, ये उसका दोष हो गया। ये मैलिनोवस्की की कुछ पुस्तकें हैं, जिसमें ये ऑर्गेनॉट ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, क्राइम एंड कस्टम इन सिविज सोसाइटी, ठीक है, डायनेमिक ऑफ कल्चरल चेंज और द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर इन अदर एक्सेस, इस तरीके से कुछ हैं जिनको हमें याद करना है। बाकी ये आप देख लेना, अच्छे से याद हो जाए तो। इसकी PDF टेलीग्राम पर डली हुई है, तो आप वहाँ से जाके इसको चेक कर लेना, वहाँ से डिटेल में पढ़ लेना, रिवीजन हो जाएगा आपका अच्छे से। अब आते हैं, मैलिनोवस्की हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अल्फ्रेड रैडक्लिफ ब्राउन का प्रकारवाद। तो रैडक्लिफ ब्राउन यूफोरिया शब्द जो है इसका प्रयोग करते हैं सामाजिक कल्याण में। ठीक है, इतना ही नहीं, मूर्त सामाजिक संरचना एवं संरचनात्मक रूप के मध्य अंतर इन्होंने बताया है। ठीक है, उसके बाद ब्राउन के अनुसार किसी सामाजिक इकाई का प्रकार उस इकाई का वह योगदान है जो वह सामाजिक जीवन को देती है। सामाजिक इकाई का प्रकार है, मतलब सामाजिक इकाई जो है वो कार्य कर रही है, उस इकाई का वह योगदान है। कोई बड़ी इकाई है, सामाजिक इकाई जो समाज में योगदान दे रही है, उसकी एक छोटी इकाई भी अगर उस समाज में योगदान दे रही है तो वो क्या हो जाएगा? उसका प्रकार हो जाएगा जो वह सामाजिक जीवन को देती है। तो ये ब्राउन का प्रकार है। ब्राउन ने प्रकार को सामाजिक इकाई के प्रकार के रूप में वर्णित किया है। साथ ही प्रकार अधिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिए जाने वाला योगदान है। ठीक है।
योगदान अगर दे रही है तो वो प्रकार्य हो गया। इस तरीके से अलग अलग वैज्ञानिकों की प्रकार्य को लेकर अलग अलग परिभाषाएं। ठीक है। संरचनात्मक कार्यात्मकता है कि सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है, ये रैडक्लिफ ब्राउन का मानना है। ठीक है। उसके बाद आते हैं, ब्राउन का मानना था कि सामाजिक घटनाओं का निर्माण सामाजिक स्तर पर क्षणिक होता है। घटनाओं का निर्माण सामाजिक स्तर पर क्षणिक होता है, परंतु वास्तविक बदलाव सामूहिक प्रयास से होता है। मतलब कि सामाजिक स्तर पर तो क्षणिक प्रयास होगा, लेकिन वास्तविक बदलाव सामूहिक प्रयासों से होगा। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, ब्राउन का और क्या मानना है, तो सामाजिक जीवन की प्रक्रिया द्वारा संरचना की निरंतरता को बनाए रखना। समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रकार की आवश्यकताएं, इसके बारे में इन्होंने वर्णित किया है। इसमें मनुष्यों की व्यक्तिगत गतिविधियों, बातचीत और संगठित समूहों के संयोजन होते हैं जिसमें वे एकजुट होते हैं। उदाहरण स्वरूप अपराध है, अंतिम संस्कार वगैरह। तो ये इस तरीके से ब्राउन का प्रकारवाद हो जाता है। और उसका संरचनावाद क्षेत्र में योगदान क्या है, तो दुर्खिम ने प्रकारवाद की अवधारणा को व्यवस्थित आधार प्रदान किया था। ये अपन ने पहले पढ़ लिया था। ब्राउन ने अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र जगत में फैलाने का श्रेय जाता है। अब इसकी आलोचना क्या है, प्रकारवाद और संरचनावाद की, ब्राउन की, तो ये अमूर्त अवधारणा मानते हुए आलोचना की गई है इन दोनों की। ब्राउन विशेषकर उपनिवेशवाद द्वारा लाए गए परिवर्तन पर विचार करने में विफल रहने के लिए आलोचित हैं। ठीक है। फिर समाज पर उनका विश्लेषण, सामाजिक संस्थाओं को समाज की कार्यात्मक रूप में अन्योन्याश्रित रूप में देखना तथा एक विशालकाय जीव के रूप में वर्णन करना है। ठीक है। तो बस हमें याद रखना है, ब्राउन के क्या, उपनिवेशवाद द्वारा लाए गए परिवर्तन पर विचार करने में विफल रहने के लिए इसकी आलोचना की जाती। किसकी, प्रकारवाद और संरचनावाद की। किसके संरचनावाद की, तो ब्राउन की। ठीक है। अब आता है इनकी कुछ पुस्तक हैं, तो ये द सोशल ऑर्गेनाइजेशन और ऑस्ट्रेलियन टाइप्स है, मेथड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। इस तरीके से आप इनको देख लेना और याद कर लेना। पार्सन्स आते हैं। पार्सन्स का प्रकारवाद क्या है, टॉलकॉट पार्सन्स जो हैं एक शास्त्रीय परंपरा के अमेरिकी समाजशास्त्री थे जिन्होंने सामाजिक क्रिया सिद्धांत, संरचनात्मक कार्यात्मक प्रकारवाद के विचार के लिए जाना जाता है। इन्होंने सामाजिक क्रिया को सिद्धांत का आधार माना और सामाजिक संरचना को एक क्रमबद्धता के रूप में रखा। ठीक है। इन्होंने पार्सन्स ने प्रकारवाद को व्यापारिक सौदे के उदाहरण के रूप में अपने विचारों का स्पष्टीकरण किया। ठीक है। मूल्य मत पर अधिक बल दिया है पार्सन्स ने। ठीक है। और समाज को एक व्यवस्था माना है। समाज को क्या माना है, एक व्यवस्था माना है। और सामाजिक व्यवस्था व्यक्तिगत कर्ताओं की बहुलता है और इनकी क्रियाओं एवं अंतःक्रियाएं अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होती हैं। ठीक है। तो सामाजिक व्यवस्था जो है व्यक्तिगत कर्ताओं की बहुलता है, व्यक्तिगत कार्य कर रहे हैं तभी तो सामाजिक व्यवस्था चल रही है। तो उनकी क्रियाओं और अंतःक्रिया अर्थपूर्ण है और उद्देश्यपूर्ण होती हैं। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था की मूलभूत इकाइयाँ कर्ता, उनकी प्रक्रिया, स्थिति, भूमिका और समूह हैं। ठीक है। उसके बाद प्रकार्यात्मक समस्याएं हैं इनकी कुछ पार्सन्स की। तो उन्होंने सबसे पहले क्या, अनुकूलन। तो जो प्रकार्यवाद दिया है वो अनुकूल नहीं कर पाता है, यानी सर्वाइव नहीं कर पाता, जिसमें भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को इस दोनों चीज़ों में बांटा गया है। इन्होंने दो भागों में बांटा गया, इसलिए प्रकारवाद जो है अनुकूलन कोई भी व्यवस्था शून्य में स्थित नहीं होती है बल्कि किसी पर्यावरण में स्थित एवं कार्यरत होती है। ठीक है। इसमें इन्होंने अपने प्रकारवाद है उसको दो भागों में बांटा है, एक तो भौगोलिक पर्यावरण और दूसरा क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। लक्ष्य प्राप्ति जो है मूलभूत आवश्यकता लक्ष्य की पूर्ति से संबंधित है। ठीक है। फिर आता है एकीकरण। तो एकीकरण व्यवस्था में एकीकरण और समन्वय ज़रूरी है। ठीक है। प्रतिमानात्मक स्थायित्व और तनाव का नियंत्रण ये भी आवश्यक है प्रतिमानों को बनाए रखने के लिए। इस तरीके से
प्रकारवाद में कुछ समस्याएं हैं: अनुकूलन, लक्ष्य की प्राप्ति, एकीकरण और प्रतिमानात्मक स्थायित्व तथा तनाव नियंत्रण। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, डिटेल में समझ में आ जाएगा आपको। आलोचना भी की जाती है पार्सन्स की प्रकारवाद की। पहला इसका आधार क्या है कि समाज की उत्पत्ति एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता के कारण हुई है। दूसरा, प्रकार्य शब्द के प्रति भी आपत्ति उठाई जाती है। तीसरा, समाज की उपकल्पनाओं की कल्पना और उनके आदान प्रदान वाली अंतःक्रिया की कल्पना तो सरल है, किंतु अनुभविक रूप से इन अंतःक्रियाओं की ठोस माप करना बहुत कठिन है। चौथा, क्या विश्लेषण समाज में क्रमबद्धता और स्थायित्व को नष्ट करने में सक्षम है। इस तरीके से इनकी कुछ आलोचना की जाती है इन तथ्यों को लेकर। उसके बाद इनकी पुस्तकें हैं तो द सोशल सिस्टम, इम्पोर्टेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन ये करनी है, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस ये कर लेना आप। इसके बाद हमारे पार्सन्स का प्रकारवाद कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं मर्टन का जो थे, ये जो मर्टन हैं इनको समाजशास्त्र का संस्थापक पिता माना जाता है। ठीक है, इनकी पुस्तक कौन सी है तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी इनकी पुस्तक है, याद करनी है जी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद इनका प्रकारवाद क्या है। मर्टन के अनुसार समस्याओं की समाजशास्त्रीय व्याख्या करने की आधुनिक पद्धति के रूप में प्रकारवादी विश्लेषण एक सर्वाधिक आशाजनक पद्धति है। तो इन्होंने समाजशास्त्री व्याख्याओं को आधुनिक पद्धति के रूप में विश्लेषण करने की एक पद्धति बताया, किसको, प्रकारवाद को। ठीक है, उसके बाद प्रकारवाद जो है सामाजिक सार्वजनिक उत्सव हैं, सम्मेलन के रूप में, व्यवसाय के रूप में, सामाजिक पद पर आसीन व्यक्ति के कार्यकलाप के रूप में और गणित शास्त्रीय प्रकार, व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक प्राणशास्त्रीय और सामाजिक कार्य प्रणालियों के रूप में प्रकार हैं। ठीक है, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा इस पर बल दिया है, तो इसको इन्होंने प्रकार का आधार बताया है, सहायक प्राणीशास्त्रीय और सामाजिक कार्य को। ठीक है, अब मर्टन के प्रकार की अवधारणाएं। मर्टन के अनुसार प्रकारवाद की अवधारणा क्या है। प्रकार वे परीक्षित परिणाम जो कि एक व्यवस्था विशेष के अनुकूलन और सामंजस्य को संभव बनाते हैं। अकार्य क्या हो जाएगा, बेनिरीक्षित परिणाम जो व्यवस्था के अनुकूलन और सामंजस्य को कम करते हैं। प्रकार का उल्टा अकार्य हो जाएगा। प्रकट प्रकार वे निरीक्षित परिणाम जो कि व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य में अपना योगदान देते हैं और जो कि व्यवस्था के अंश ग्रहण करने वालों के द्वारा मान्य और इच्छित होती हैं, प्रकट प्रकार हो जाएंगे। और अंतर्निहित प्रकार वे प्रकार ना तो मान्य होते हैं ना ही इच्छित होते हैं। अंतर्निहित में ना मान्य होंगे ना ही इच्छित होंगे। अंतर्निहित प्रकार प्रकट प्रकार का विलोम है, प्रकट का विलोम हो जाएगा अंतर्निहित, और प्रकार का उल्टा विलोम अकार्य हो जाएगा। ठीक है, इसे ही सचेत रूप नहीं किया जाता, व्यवस्था के अंश ग्रहण करने वालों के प्रकार मान जाने की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रकारवाद की कुछ अवधारणाएं हो गई, मर्टन के अनुसार हैं। कौन कौन सी हैं, 4 हैं, प्रकार्य हैं, अकार्य हैं, प्रकट प्रकार्य हैं और अंतर्निहित प्रकार हैं। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, इनको देख लेते हैं हम। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। द सोशल ऑफ साइंस, थ्योरेटिकल और फैक्टर डिटरमाइनिंग ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ये भी कर लेना, क्राइमोनोलॉजी। ठीक है, अब इनकी आलोचना की जाती है तो देख लेना किन तथ्यों पर आलोचना की जाती है। फिर लेवी स्ट्रॉस का संरचनावाद है, ये लास्ट है हमारे। लेवी स्ट्रॉस समाजशास्त्री हैं, इनको आधुनिक मानव विज्ञान का पिता बोला जाता है, आधुनिक मानव विज्ञान का पिता। लेवी स्ट्रॉस के अनुसार क्या है, सामाजिक संरचना का संबंध किसी भी प्रकार की प्रयोग सिद्ध वास्तविकता से नहीं है, अपितु उन प्रारूपों से हैं जो संरचना को विकसित करते हैं। इनकी पुस्तक है एक स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें इन्होंने प्रकारवाद का
संरचनावाद का निष्कर्ष निकाला है। नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन में सामाजिक संरचना की अवधारणा को अपनाया है। संरचनावाद की रूपरेखा जो है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप नामक पुस्तक में प्रस्तुत है। तो ये आपको याद करनी है, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। इसमें संरचनावाद की रूपरेखा दी गई है। ठीक है, ये किसकी है? तो स्ट्रॉस की है। सामाजिक संरचना के तथ्य दिए गए हैं। संरचनात्मक अंतर संबंधित तथ्यों से बनती है ये। दूसरा क्या है कि ये संरचना रूपांतरण को सम्मिलित करती है। तीसरा है संरचनाएं भविष्यवाणी संभव करती हैं। नातेदारी संरचना विश्लेषण है स्ट्रॉस का। तो इनकी लोकप्रियता नातेदारी की संरचना विश्लेषण से ही है। ठीक है, इन्होंने नातेदारी को व्यवसाय, रीति रिवाज, परंपरा आदि भी बोला है। ठीक है, फिर इस तरीके से इन्होंने सामाजिक जीवन का उद्गम जो है बौद्धिक गतिविधि को बताया है। ये आप डिटेल में भी पढ़ लेना अच्छे से। स्ट्रॉस का भाषा संरचना विश्लेषण ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये छोड़ो। और स्ट्रॉस के अनुसार क्या है, संरचनावाद की समीक्षा की गई उसमें भाषा और नातेदारी संबंधी मृतक किसी चेतन प्रक्रिया का परिणाम नहीं बल्कि मस्तिष्क की अचेतन और तार्किक संरचना का परिणाम है। ठीक है, तो स्ट्रॉस से पहले दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की पद्धति का विश्लेषण समाज के संदर्भ में किया था, किंतु दुर्खीम और स्ट्रॉस के संरचनावाद में मुख्य अंतर यह है कि दुर्खीम ने सामाजिक संरचनाओं को व्यक्तिगत दबाव के रूप में स्वीकार किया, जबकि स्ट्रॉस ने इन्हीं मस्तिष्क के दबाव के रूप में स्वीकार किया था। इस तरीके से स्ट्रॉस का संरचनावाद कंप्लीट होता है और ये गतिशील दृष्टिकोण का विश्लेषण करता है। ठीक है, इनकी कुछ पुस्तक हैं जैसे कि माइथ एंड मीनिंग, ये है एक द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, ये आपने अब पढ़ी थी। नातेदारी को वर्णित किया है इसमें इन्होंने। एंथ्रोपोलॉजी स्ट्रक्चर ये भी कर लेना, और स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी ये भी कर लेना। द ओरिजिन ऑफ टेबल मैनर्स ये भी कर लेना। इस तरीके से लेवी स्ट्रॉस की कुछ पुस्तक में ये कुछ इम्पोर्टेंट है, बाकी देखना तो सबको ही है, कोई सी भी आ सकती है। इम्पोर्टेंट को थोड़ा अच्छे से याद करना है। इस तरीके से हमारी ये सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने लेवी स्ट्रॉस को, मर्टन को, और मर्टन के आगे थे पार्सन के प्रकारवाद को, उसके आगे थे मैलिनोवस्की। इस तरीके से हमने 5 समाजशास्त्रियों के प्रकारवाद को कंप्लीट कर लिया। रेडक्लिफ ब्राउन थे। तो ये 5 समाजशास्त्री आपके कंप्लीट हो गए हैं और फर्स्ट यूनिट मैंने आपको करवा दी थी। इस तरीके से यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट चैप्टर और सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया है। टेलीग्राम की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसमें जाके आप ये PDF देख लेना और याद कर लेना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।